तो चलो भाई उसके बाद हम देखते हैं एक बारी इसकी 9th एप्लीकेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर दी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपने क्या देखना है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये भैया आपको अगले लेक्चर में भाई ज़्यादा डिटेल्ड आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि भाई हम बोहर एटॉमिक मॉडल हम पढ़ने ही क्यों लग रहे हैं, ताकि हम डिटेल्ड क्या स्टडी कर सकें, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है बात, जो कि भाई फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, सनराइज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था कि भाई 4 फिनोमेना थी जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होती। उनमें आपकी भाई एक तो क्या थी, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और भाई चौथा आपका क्या था, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो पहले लेक्चर्स में हमने तीनों जो भाई फिनोमेना थी वो हमने पढ़ी थी डिटेल्ड, और फिर 4th फिनोमेना हमने पढ़ने से पहले हम पहले क्या देख रहे हैं, हम क्या पहले क्या पढ़ रहे हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर भाई ये जो एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको इसको भाई ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि इससे अगला लेक्चर पूरी तरह से इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जब आपने किसी ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन फिल करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास किया, और उस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के पास करने पर जब उससे लाइट निकलती है, जो रोशनी उससे निकलती है उस ग्लास ट्यूब से, उस रोशनी को जब आपने उसकी नैरो बीम हासिल करके और उसको भी कंपोनेंट्स में तोड़ा, तो आपने ये पाया कि भाई वो स्पेक्ट्रा कैसा है, डिस्कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है, यानी कि सभी फ्रिक्वेंसीज एमिट नहीं होती, कुछ खास फ्रिक्वेंसीज ही क्या होती हैं, एमिट होती हैं। और वो कैसा स्पेक्ट्रा एमिट हुआ था, लाइन स्पेक्ट्रा एमिट हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा भाई कि जब आप किसी ग्लास ट्यूब में एटॉमिक हाइड्रोजन भर के लो प्रेशर पे उसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हो तो वो ट्यूब ग्लो करने लगती है, और जब वो ट्यूब ग्लो करती है उस रोशनी उससे निकलती है। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब आपने उस रोशनी को एनालाइज किया तो आपने ये पाया कि उस रोशनी के अंदर पहली बात तो एक सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशन प्रेजेंट नहीं थी, उसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ्स की रेडिएशंस प्रेजेंट थी, यानी कि क्या था वो, पॉलीक्रोमेटिक स्पेक्ट्रा था। मतलब एक सिंगल रेडिएशन नहीं भाई, मल्टीपल वेवलेंथ्स की रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है। लेकिन खास बात ये थी भाई कि हर एक वेवलेंथ, यानी कि जो लोवेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती है और जो हाईएस्ट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती है, उनके बीच में सभी वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट नहीं हुई, कुछ खास वेवलेंथ्स की रेडिएशन से एमिट हुई थी। इसका मतलब स्पेक्ट्रा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो स्पेक्ट्रा आपको भी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे आपका भाई ये क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल स्केल क्या है, वेव नंबर की स्केल। ठीक है ना, मैंने आपको इसको भाई रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर क्या है भाई आपका 0R, और यहाँ आपका भाई क्या है 1R। ओके, तो 0R से 1R तक कोई क्या आपकी स्केल है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए भाई कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा से कौन सी रेडिएशन निकलती है। एक तो निकलती है 0.75 R वेव नंबर की रेडिएशन, उसके बाद 0.78 R वेव नंबर की रेडिएशन ही निकलती R, क्योंकि वेव नंबर में होता है, आपको पता होगा ना। ठीक है, ना ही 0.78 की, ना ही 0.79 की, मतलब 0.75 R से ज़्यादा फिर कौन से वेव नंबर की रेडिएशन एमिट होती है भाई। देखो 0.89 R की को बीच के जो वेव नंबर्स हैं उनकी रेडिएशन अब्सेंट है, और उसके बाद बताओ फिर कौन सी है, 0.94 R की रेडिएशन एमिट होती थी। ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम आपको बता रहा हूँ भाई। और उसके बाद बताओ फिर कौन सी होती थी, 0.96 R की। और आप ये देखो भाई, तो और हर एक दो रेडिएशंस में देखो, इस रेडिएशन में और इस रेडिएशन में भाई जो गैप है वेव नंबर का, ये वेव नंबर का गैप ज़्यादा है, ये गैप और कम है, ये गैप और कम है, ये गैप और कम है, और ये गैप घटता भाई लास्ट में आपको स्पेक्ट्रल लाइंस की एक बिल्कुल कॉन्टिन्यूस सीरीज मिलती है यहाँ पर। और 1R पे क्या मिलता है आपको भाई, हाईएस्ट वेव नंबर की रेडिएशन। यानी कि देखा जाए तो वेव नंबर स्केल पे हम क्या बोलेंगे कि भाई हमको स्पेक्ट्रल लाइंस का, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करने पर या तो 0.75 R वेव नंबर की रेडिएशन निकलती है, या फिर सीधे 0.89 R की, या फिर 0.94 R की,
या फिर 0.96 आर की, ऐसे बीच के जो वेव नंबर्स हैं उनकी रेडिएशन एमिट ही नहीं हुई हाइड्रोजन एटम से। समझे बात? तो ये तो स्पेक्ट्रल एक सीरीज ये थी, ठीक है। इसको फिर क्या बोले, इसको हम क्या बोलते थे, लाइमन सीरीज। एक्सपेरिमेंट इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। और फिर एक चीज और भी देखी कि 0.75 आर से कम और 0.25 आर से ज्यादा, यानी ऐसी एक सिंगल रेडिएशन एमिट नहीं करता हाइड्रोजन एटम जिस रेडिएशन का वेव नंबर क्या हो 0.25 आर से क्या हो ज्यादा और 0.75 आर से क्या हो कम। यानी कि भाई ये बिल्कुल ये सारी इन सभी वेव नंबर्स की रेडिएशंस क्या है, अब्सेंट है स्पेक्ट्रा से, ठीक है। यानी कि स्पेक्ट्रा भाई ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा है। तो हमको स्पेक्ट्रल लाइंस की एक सीरीज तो ये मिलती है। फिर भाई ये क्या है, गैप। तो सीरीज टू सीरीज डिसकॉन्टिन्यूटी तो है ही है, डिसकॉन्टिन्यूटी विद इन सीरीज भी है, क्योंकि एक सीरीज के अंदर भी लोवेस्ट वेव नंबर की रेडिएशन और जो हाईएस्ट वेव नंबर की रेडिएशन है उनके बीच की रेडिएशन भी सारे की सारी एमिट नहीं होती, उनमें भी कुछ खास वेव नंबर्स की रेडिएशन ही क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है। ओके, तो भाई और एक हमको सीरीज कहाँ मिलती है भाई, फिर एक होती है बाल्मर सीरीज, ठीक है। बाल्मर सीरीज में बताओ क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 0.139 आर से लेके 0.25 आर तक, इस रेंज में क्या बोलते हैं भाई, ये विजिबल रेंज में पड़ती है। यानी कि 0.139 आर से लेके 0.5 आर की बीच में जो वेव नंबर हैं, एक उनमें भाई काफ़ी सारे जो वेव नंबर्स हैं उनमें उनकी रेडिएशंस क्या होती हैं, एमिट होती हैं। और ये बताओ फिर क्या आपकी भाई पास्चन सीरीज, ठीक है बात। और यहाँ पर मैंने बाकी सीरीज मैंने आपको यहाँ पर भाई शो नहीं की है। इसके अलावा दो सीरीज और भी होती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, और एक होती है ब्रैकेट और होती है भाई पिफर्न सीरीज, ठीक है। जो ब्रैकेट सीरीज होगी वो भी 0 आर से तो क्या होंगी भाई, इस साइड ही होंगी। और जो आपकी भाई क्या बोलते हैं पिफर्न सीरीज है वो भी क्या होगी, 0 आर से साइड होगी, लेकिन वो क्योंकि इनके अंदर मर्ज कर जाएंगी इसलिए मैंने उनको भाई यहाँ पर शो नहीं किया है। अगर मैं आपको उसको वही दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देखें, नजर आए आपको भाई, ये स्पेक्ट्रा है। यानी कि आपको स्पेक्ट्रल लाइंस की आपको 5 सीरीज मिलती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। लाइमन सीरीज क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं 0.75 आर से लेके 1 आर की रेंज में, कुछ खास वेव नंबर्स की रेडिएशंस प्रेजेंट है, ठीक है बात। उसको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा भाई, हाइड्रोजन एटम में से भाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करने से और कौन सी रेडिएशन एमिट होती हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइंस की एक सीरीज एमिट होती है 0.139 आर से लेके 0.25 आर तक, उसको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। और 0.0486 आर से लेके 0.111 आर तक, तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज। तो आपने बात देखी भाई कि पहली चीज़ तो भाई ये सारी सीरीज क्या हैं, कन्वर्जिंग। हायर वेव नंबर की तरफ आप जा रहे हो तो सारी की सारी बताओ सीरीज क्या है भाई, कन्वर्जिंग है। यानी कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच गैप लगातार तो क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, और घटते घटते यहाँ पर तो बिल्कुल क्या बन जाता है, कॉन्टिनम। तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन बोलते हैं इसको, अल्फा लाइन। ये लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन, ये लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन, ये बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन और ये बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन, ये पास्चन सीरीज की अल्फा लाइन और ये पास्चन सीरीज की लिमिटिंग लाइन, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई जो ब्रैकेट सीरीज होगी उसकी अल्फा लाइन तो यहाँ से होएगी और उसकी जो लिमिटिंग लाइन होएगी वो पास्चन सीरीज के अंदर पहुँच जाएगी, वो इसके अंदर मर्ज कर जाएगी। दिक्कत ये है, सिमिलर बात भाई ब्रैकेट सीरीज के अंदर फिर कौन मर्ज कर जाएगी, जो पिफर्न सीरीज है, ठीक है। तो एक तो उनको आप ध्यान से भी देख नहीं पाओ क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा क्या कन्वर्जिंग होंगे तो आपको नजर नहीं आएंगी, तो ये रीजन आपको क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको मैंने जूम कर रखा है, देखिए आप। अब ये बताओ क्या है 100 नैनोमीटर, ये बताओ क्या है 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की स्केल तो क्या भाई 100 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप क्या है 900 नैनोमीटर। ये भाई अब की बार नैनोमीटर में है, वेव नंबर में नहीं, ठीक है, लेकिन खैर। और ये क्या है 1000 नैनोमीटर से लेके 10,000 नैनोमीटर, यानी कि इस स्केल के ऊपर ये स्केल हमने ज़्यादा जूम कर रखी है ताकि भैया हम आराम से इनको देख पाएँ, जो ब्रैकेट सीरीज और क्या हमारे पास भाई जो पिफर्न सीरीज है। तो आपको भाई यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है।
कि जो लाइमन सीरीज़ है, देखो ये तो बिल्कुल सेपरेट है, इसमें हमने भाई इसको येलो कलर से इसको शो कर रखा है। तो लाइमन सीरीज़ के अंदर कोई सीरीज़ मर्ज नहीं की हुई है, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज़ की अल्फा लाइन तो क्या होती है 0.75 आर पे, और इसकी लिमिटिंग लाइन क्या होती है 1 आर पे। और बाल्मर सीरीज़ के अंदर आप देखो भाई, ये इसकी अल्फा लाइन है और ये इसकी भी लिमिटिंग लाइन, देखो यहाँ पर है ना कॉन्टिनम, ठीक है। लेकिन पास्टन सीरीज़ में देखो भाई, पास्टन सीरीज़ में ये अल्फा लाइन और पास्टन सीरीज़ कहाँ तक फैली हुई है, देखो भाई ये पास्टन सीरीज़ में देखो ब्रैकेट सीरीज़ में मर्ज तो नहीं किया बिल्कुल भी, इजंट इट। लेकिन ब्रैकेट सीरीज़ देखियो, ब्रैकेट सीरीज़ की अल्फा लाइन, बोलो भाई ये जो वॉयलेट कलर है, और ये देखो ध्यान से देखो भाई, ये पास्टन सीरीज़ के अंदर मर्ज किए हुए हैं, यानी कि ब्रैकेट सीरीज़ की जो लिमिटिंग लाइन है वो पास्टन सीरीज़ की अल्फा लाइन से आगे पड़ती है। और सिमिलर बात भाई बताओ, फिर ये बताओ क्या है आपकी पिफंड सीरीज़। अब बताओ पिफंड सीरीज़ की अल्फा लाइन, ये बताओ क्या है, बोलो भाई। पिफंड सीरीज़ की लिमिटिंग लाइन देखो भाई कहाँ मर्ज की हुई है, ब्रैकेट सीरीज़ में, समझे ना बात। तो भाई ये मर्ज कर जाते तो इनको बोर्ड पे ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 सीरीज़ शो की है। तो ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा होता है, और इसको भाई एक्सप्लेन बताओ किसने किया था, एक्सपेरिमेंटल इसको भाई किसने एक्सप्लेन किया था, रिडबर्ग ने, ठीक है। और भाई क्योंकि रिडबर्ग इक्वेशन किसके थ्रू आ जाती है, बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू, इजंट इट। इसको भाई चलो हम इस एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा को हम एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो पहले आप ये बताएं कि बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए क्या आपने अभी रिडबर्ग इक्वेशन आपने तैयार नहीं की थी? बिल्कुल की थी भाई। बताओ क्या थी आपके पास वेव नंबर की फॉर्म में, r इंटू 1/nl² माइनस 1/nh², ठीक है। अब लाइमन सीरीज़ बताओ क्या होगी, लाइमन सीरीज़ क्या होगी। तो नील्स बोर के दिमाग में आया जब हम उस ग्लास ट्यूब से हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं अपने हायर ऑर्बिट्स के अंदर, और जब वो क्या बोलते हैं फार ऑर्बिट्स में जाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, यानी कि वो डिस्टेंस स्केल पे दूर चले जाएंगे और एनर्जी स्केल पे इलेक्ट्रॉन्स क्या पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो वापस अपने लोअर ऑर्बिट्स में आएंगे, स्मॉलर ऑर्बिट्स में आएंगे, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल्स में आएंगे, तो उन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को क्या करेंगे, वो एमिट करेंगे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक तो उनके दिमाग में क्या आएगा भाई, तो उन्होंने भाई ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ प्रमोट होते होंगे। देखो अब अगर ये n6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ सकता है ऑर्बिट्स में, भाई ये आपने ध्यान रखना है कि n6 से कहाँ पर आ सकता है, n1 में, n5 से n1 में, n4 से n1 में, n3 से n1 में, और n2 से n1 में। तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया, लाइमन सीरीज, ठीक है। देखो आप मैंने आपको बताया था ना भाई कि ऑर्बिट्स क्या करते हैं, डिस्टेंस स्केल पे क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, और एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट्स बताओ क्या करते हैं भाई, कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कौन सा ऑर्बिट है, n1, और ये ऊपर वाला बताओ क्या सोच है, ऊपर 0 की सीध में बताओ क्या है भाई, n इनफाइनाइट, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट नहीं एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन n2 से कहाँ पर आएगा, n1 में, n3 से कहाँ पर आएगा, n1 में, n4 से कहाँ पर आएगा, n1 में, n5 से n1 में, क्योंकि भाई अब आपको हो गया भाई एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो एक है लेकिन आपके पास एटम्स तो बहुत सारे हैं, तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू जब आपने एनर्जी सप्लाई की है, तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन n1 से कहाँ पहुँच रखा है, n5 में, किसी में n1 से n8 में, ठीक है। तो जब वो वापस आएंगे तो बीच के एनर्जी गैप को क्या करेंगे, वो एमिट करेंगे भाई। तो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, ये बताओ फिर क्या हो जाए आपके पास। तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया, लाइमन सीरीज, कि 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, लाइमन सीरीज आ गई। और अगर वो क्या करते हैं बताओ भाई, और क्योंकि ये आपको साफ दिख रही है ये एनर्जी गैप्स ज़्यादा हैं, और क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी वो भी क्या करेंगे बताओ भाई, कन्वर्ज करेंगी हायर एनर्जी लेवल पे। इससे ये ज़्यादा है, लेकिन जितनी ये एनर्जी ज़्यादा है इससे, ये उससे उतनी ज़्यादा नहीं है, उससे कम ज़्यादा है। तो क्योंकि लेवल्स क्या करें, कन्वर्ज करें, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या करती है, कन्वर्ज करती हैं हायर एनर्जी की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो नील्स बोर के दिमाग में क्या आइडिया है भाई कि क्यों ना, तो पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या होंगी, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, ये है भाई ट्रांजिशंस क्या बोलते हैं एनर्जी स्केल पे। और ये देखो भाई
3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, ये आपके हो जाएगी बाल्मर सीरीज़। और ये क्योंकि एनर्जी गैप्स कम हैं तो ये कहाँ पड़ते हैं, विजिबल रेंज में, ठीक है। तो ये आपका भाई क्या है, बाल्मर सीरीज़, ओके। और ये देखो भाई, आप ये देखो, ये क्या बताओ भाई, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, और ये बताओ क्या है, 5 से 4 और 6 से 4। और देखो भाई, क्योंकि लेवल आगे जाके बहुत ज़्यादा क्या कर चुके हैं, कन्वर्ज कर चुके हैं भाई। और आप ये देखें भाई, ये 6 से 5 है। अब देखो एनर्जी स्केल पे 6 से 5 सबसे छोटी है, मतलब आपको पहले पड़े भाई बहुत छोटी है, तो आप समझे मेरी बात। तो आप ये देखें कि भाई, तो डिस्टेंस स्केल पे तो बताओ ट्रांजिशन क्या होगी आपके पास, 6 से 1, बोलो लाइमन सीरीज क्या होगी आपके पास, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, और भाई 2 से 1। और ये बताओ कि आपकी बाल्मर सीरीज, तो ये बताओ क्या है, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2 और 3 से 2। भाई आपने ध्यान रखना कि ये तो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में गैप क्या होता है, लगातार बढ़ता है। ऑर्बिट्स में डिस्टेंस स्केल पे गैप बढ़ता है, लेकिन एनर्जी स्केल पे गैप क्या होता है, इनमें घटता है, ठीक है। तो ये तो मैंने भाई ट्रांजिशंस मैंने शो की हैं डिस्टेंस स्केल पे, और ये मैंने भाई ट्रांजिशन शो की हैं एनर्जी स्केल पे, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको वही बात पहले पड़ गई है, ठीक है। तो अब आप ये देखें इस चीज़ को, आप अब यहाँ कैसे आप इसको भाई एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बोर के दिमाग में यही आया भाई कि 3 से 1, 2 से 1, 4 से 1, 5 से 1 तो क्या हो जाएंगे, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो थ्योरेटिकली उन्होंने क्या सोचा भाई कि लाइमन सीरीज कैसे राइज होती होगी हाईएस्ट एनर्जी की, कि NL क्या होता होगा 1 और NH क्या होता होगा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट से। तो भाई जब आप यहाँ पर N की वैल्यू NL 1 पुट करो, NH 2 पुट करो, तो क्या आएगी आपके पास, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन आएगी ना, ये 1 और ये आपने क्या पुट करना 2। तो वो थ्योरेटिकली आई ही कितनी बताओ, बोलो भाई 0.75। और जब आप यहाँ पर NL क्या पुट करो बताओ भाई 1, और NH क्या पुट करो इनफाइनाइट, तो वो क्या आएगी 1R। और एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको बताया था कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कहाँ पर आती है 0.75R पे, और लिमिटिंग लाइन कहाँ पर आती है 1R पे। तो यानी कि बोहर मॉडल लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन वही कर रहा है प्रिडिक्ट जो कि एक्सपेरिमेंटली हमको मिलती है। तो इस तरीके से इसने वही लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन को एक्सप्लेन कर दिया। और आप एक काम करें, अब आप यहाँ पर वही NL 1 पुट करें, और आप NH की जब अपनी वैल्यू क्या पुट की बताओ भाई 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की, ठीक है। तो आपने वही बोहर मॉडल से आपने थ्योरेटिकल वेव नंबर निकाले, तो वो वेव नंबर ही क्या है 0.89R और 0.94R, 0.96R। और क्या यही वेव नंबर एक्सपेरिमेंटल हमको नहीं मिलते भाई। तो लाइमन सीरीज उसने उन्होंने कैसे एक्सप्लेन की, इसके थ्रू भाई, ठीक है। और अब आप फिर एक काम करें भाई, बाल्मर सीरीज में क्या होगा, NL क्या होगा 2, NH क्या होगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और ये भाई कहाँ पड़ेगी आपकी विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। और भाई फर्स्ट लाइन कैसे निकालोगे आप N3 से N2, और ये इसका वेव नंबर। और भाई N इनफाइनाइट से N2 क्या होगी इसकी बताओ भाई लिमिटिंग लाइन, ओके। और एक्सपेरिमेंटली भी जो भाई फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन है वो इतने R पे ही आती हैं, ठीक है। सिमिलरली भाई पास्टन सीरीज, अब बताओ पास्टन सीरीज क्या होगी। पास्टन सीरीज का मतलब क्या है कि N लोअर N तो क्या होगा 3, ठीक है बात, और हायर N की बताओ क्या आपका 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लाइन बताओ क्या बनेगी 4 से 3, और लिमिटिंग लाइन क्या बनेगी आपके पास N इनफाइनाइट से N3। बोलो भाई, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 3 और 4 पुट करो और 3 और इनफाइनाइट पुट करो, तो आपके पास फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन आ जाएंगी। और कमाल की बात ये थी कि फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन की जो यहाँ पर आपको वही थ्योरेटिकल वेव नंबर मिलते हैं ना, वही वेव नंबर एक्सपेरिमेंटली भी मिलते हैं आपको, ठीक है। यानी कि थ्योरेटिकल जो प्रेडिक्शंस हुए एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट से मैच करने लग रही हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ था भाई, ब्रैकेट सीरीज की लिमिटिंग लाइन कहाँ चली गई थी, पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन से आगे गई थी ना। बोलो भाई, तो आप यहाँ पर आप देखें, तो अब आप ब्रैकेट सीरीज क्या होगी, अब N लोअर आपने 4 पुट कर दिया और N हायर आपने क्या पुट कर दिया बताओ भाई 5, 6 एंड सो ऑन। तो N5 और N4 पुट करें, तो ये क्या आ जाएगी इसकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। और इसकी लिमिटिंग लाइन बताओ कहाँ पर आएगी, N इनफाइनाइट N4 पुट करने पर, तो 0.0625R। और क्या ये ज़्यादा नहीं है, तो क्या ब्रैकेट सीरीज की लिमिटिंग लाइन
ज़्यादा नहीं है पास्चन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन से। यानी कि भाई यहाँ पर थियोरेटिकली भी क्या कर रही है, मर्ज कर रही है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख लें भाई, आप ये देखें भाई, अब पी फंड सीरीज में क्या होगा, लोअर एन क्या होगा आपका 5 और हायर एन आपका कौन सा होगा भाई 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ये बताएं भाई n6 आपने भाई ये बताओ आपने क्या पुट कर दिया भाई, या आपने 5 पुट कर दिया। अब लोअर एन क्या होगा 5 और हायर एन कौन से होंगे 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, अब फर्स्ट लाइन आप कैसे निकालेंगे, हायर एन कौन सा पुट करें n6 और लोअर एन कौन सा पुट करें आप, लोअर एनर्जी भाई n5। तो ये आपका आगे भाई फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन आ जाएगी। और लिमिटिंग लाइन कैसे आएगी आप इसकी भाई बताओ भाई, n इनफाइनाइट से n5, लोअर एन आपने क्या पुट करना है n5 और हायर एन आपने कौन सा पुट करना है n इनफाइनाइट। तो आप ये देखें कि इसकी लिमिटिंग लाइन जो है 0.04 r ब्रैकेट सीरीज की अल्फा लाइन से ज़्यादा पहुंच रही है, यानी कि प्रीफर्ड सीरीज कहाँ मर्ज कर जाएगी, ब्रैकेट सीरीज में। और यही बात हमको थ्योरेटिकली हमको मिलती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात सारी पल्ले पड़ गई। ठीक है, यानी कि कमाल की बात ये थी कि जो पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन एटम का, उसमें ऐसी उसमें भाई एक भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं थी जिसकी एनर्जी किन्हीं दो बोहर ऑर्बिट्स के एनर्जी गैप से मैच ना करती हो। यानी कि हर एक स्पेक्ट्रल लाइन को आप थ्योरेटिकली उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, उसका इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हो। ठीक है, तो बोहर ने क्या बोला भाई कि जब आप हाइड्रोजन ट्यूब से, हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन भरी हुई ट्यूब से आप क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो अलग अलग एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे भाई। तो डिस्टेंस स्केल पे वो दूर चले जाएंगे और एनर्जी स्केल पे वो हायर पहुंच जाएंगे। तो डिस्टेंस स्केल पे ऑर्बिट क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, और एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट क्या करते हैं भाई, कन्वर्ज करती है। आपको पता है, इजंट इट। तो भाई किसी एटम का इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा 2, 7, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा भाई 3, 7, किसी में 4, 7, 5, 7, 6, 7, निश्चित बात भाई। तो वो तो फिर क्या जनरेट कर देंगे, लाइमन सीरीज। ठीक है, और किसी में बताओ क्या हो भाई, किसी में इलेक्ट्रॉन 3 में गया हुआ है, लेकिन वो हो सकता है 3 से 1 में ना आए, 3 से कहाँ पर आ जाए भाई 2 में आ जाए, किसी में 4 से 2, किसी में 5 से 2, किसी में 6 से 2, वो क्या जनरेट कर देंगे, बाल्मर सीरीज। और क्योंकि ये ऑर्बिट्स बताओ क्या करते हैं, डिस्टेंस स्केल पे क्या करते हैं, ये कन्वर्ज करते हैं ऑर्बिट सारे, तो इनसे आने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस भी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, तो ये तो बताओ क्या है भाई ट्रांजिशंस डिस्टेंस स्केल पे, और ये बताओ ट्रांजिशंस क्या है एनर्जी स्केल पे। अब एक बहुत बड़ी गलती होती है कि जब ये क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन शो करते हैं ना, तो इन ऑर्बिट्स को भाई क्या शो कर देते हैं, ऑर्बिट्स को या तो कन्वर्जन शो कर देते हैं ऑर्बिट्स को, या इनको इक्वली स्पेस, जो कि गलत है। अगर आप ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन दिखा रहे हो ना, तो ऑर्बिट्स आपने क्या दिखाने हैं, डाइवर्जिंग, यानी कि 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स का गैप लगातार क्या होगा भाई, बढ़ता जाएगा, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप ऑर्बिट्स को शो ना करके ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो, तो एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट्स क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। समझे मेरी बात भाई। तो जो आपको भाई जो आप ट्रांजिशन दिखाओगे, वो सारी ट्रांजिशन बताओ भाई वो आपको कन्वर्ज करती मिलेंगी। ठीक है, तो भाई लाइमन सीरीज कहाँ पड़ती है, यूवी में, बाल्मर कहाँ पड़ती है, विजिबल में, पास्चन कहाँ पड़ती है, नियर आईआर में, और ब्रैकेट कहाँ पड़ती है, मिड आईआर में, और पिफंड कहाँ पड़ती है, फार आईआर में। अब इसके ऊपर चलो हम भाई एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज इज। तो क्या था बताओ भाई कि बाल्मर सीरीज में पहली स्पेक्ट्रल लाइन का आप क्या बताओ भाई, वेव नंबर बताओ। तो आप ये बताएं, रिडबर्ग इक्वेशन क्या थी, r इंटू 1/nl² माइनस 1/nh²। ये बताओ आपके पास क्या थी भाई, रिडबर्ग इक्वेशन थी कि नहीं थी। अब एक काम करें, nl आप क्या पुट कर दें 2, और nh आप क्या पुट कर दें 3, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, बोलो भाई। तो 1/4 माइनस 1, अब बताओ आपका क्या आएगा, 9 माइनस 4, एलसीएम क्या है आपका भाई 36 r, तो 5/36 r, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ भाई, ये क्वेश्चन आपका नेट में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर एन 1 इलेक्ट्रॉन आयन इज इन द रेंज ऑफ 24 भाई लैम्डा, यानी कि भाई लाइमन सीरीज बताओ कहाँ से कहाँ तक है भाई, 24 नैनोमीटर से लेके आपका 30 नैनोमीटर तक। द आयनाइजेशन ऑफ द आयन विल बी क्लोजेस्ट टू 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 60
52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपको पता भाई कि आयनाइजेशन होता क्या है, N1 से N इनफाइनाइट में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना। और लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन भी कौन सी होती है, N1 से N इनफाइनाइट, इजंट इट। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइमन सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन है वो डायरेक्टली क्या देती है आपको, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इजंट इट। तो 24 नैनोमीटर क्या है लाइमन सीरीज की यहाँ पर लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ। बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ बताओ क्या है। आपने यहाँ पर लिमिटिंग लाइन की एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वही क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप ये बताएं भाई लिमिटिंग लाइन बताओ कितने पे है, 24 नैनोमीटर पे। तो 24 नैनोमीटर को आप भाई किस में कन्वर्ट करो, जूल में। तो ई क्या होता है, एच न्यू, और न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो ई क्या हो जाएगा बताओ, आपका बताओ भाई, एच सी बाई लैम्डा। एच आपने पुट कर दिया, सी आपने पुट कर दिया, लैम्डा आप क्या पुट करो बताओ भाई, 24 नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो, 24 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा बताओ भाई, इतने जूल आ जाएगा आपका ये, इजंट इट। 8.27 इंटू 10⁻⁸ जूल आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास इतने जूल आ जाएगा। ठीक है, अब इस जूल के आप क्या बनाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आएगा 51.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन क्या थी, 24 नैनोमीटर पे। तो यहाँ पर वही लिमिटिंग लाइन की एनर्जी क्या है, लिमिटिंग लाइन यहाँ पर कितनी पे आई है, 24 नैनोमीटर पे। और लिमिटिंग लाइन की एनर्जी क्या होती है, 51.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्योंकि भाई लिमिटिंग लाइन, लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन डायरेक्टली क्या देती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि 51.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या है भाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक इसके एक राउंड ऑफ करिए इसको भाई, ये आपका आएगा 52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके।